टाइप 7 सिविलाइजेशन, क्या यही वो मुकाम है जहां इंसान अपनी ताकत को खुदाई दर्जे के करीब महसूस करे? क्या यही वो सतह है जिसे कदीम ज़मानों में लोग देवता या फोकुल फितरत हस्ती के नाम से जानते थे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वेल, इमेजिन करो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो जिसमें बैट्समैन एक सिक्सर मारने की कोशिश करता है और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिक्सर के बदले बॉल फील्डर के हाथ में जाने लगती है, सो आप टाइम को किसी वीडियो की तरह पॉज कर देते हो और फिर बॉल उस फील्डर के सामने से हटाकर कहीं पर और प्लेस करके टाइम को अगेन प्ले करते हो। वेल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ टाइप 7 सिविलाइजेशन क्रिएचर्स कैन डू, क्योंकि सभी रियलिटीज, सभी डायमेंशंस, सभी टाइमलाइंस, यहाँ तक कि सभी नेचुरल लॉज एक टाइप 7 क्रिएचर चुटकी बजाते ही बदल सकता है। साउंड्स इनविंसिबल, राइट? वेल, अब जरा इसी सीन को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नाउ इमेजिन आप खुद बैट्समैन हो जिसने वो शॉट खेला है और टाइप 7 सिविलाइजेशन का क्रिएचर कोई और है जो ऑडियंस में खड़े रहकर टाइम को पॉज कर देता है। अब यू नो इस सीन की सबसे वियर्ड बात क्या होगी? वो क्रिएचर आपको बचाने के बाद हो सकता है आपके साथ सेल्फी खींचकर भी चला जाए और आपको पता भी नहीं चले। यानी कि टेक्निकली आफ्टर ऑल दिस 3 मेजर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला, क्या ऐसा कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट भी कर सकता है और साइंटिस्ट इस बात से कितने कन्विंस्ड हैं? दूसरा, अगर हाँ कर सकता है तो क्या गारंटी है कि वो हमारे बीच रूप बदल कर नहीं रह रहे? इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? एंड तीसरा सवाल, अगर लेट्स से वो एडवांस सिविलाइजेशन रूप बदल के हमारे बीच में नहीं रह रही बट साइंटिफिकली इट डज एग्जिस्ट, तो फिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उनसे छुपा कर रख रही है? वेल, चाहे ये तीसरा सवाल कितना भी मिस्टिफाइंग क्यों न लगे, हमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन तीनों सवालों के जवाबों को एक सीक्वेंस में ही समझना होगा ताकि सिविलाइजेशन स्केल के कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट सेंस बन सके। क्योंकि इस टाइप 7 की गुत्थी को कॉन्सेप्ट कहो या फ्रेमवर्क, थ्योरी कहो या हाइपोथेसिस, आज से करीब 70 साल पहले एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ खुद रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इसे दुनिया के सामने रखा था। 1950s की बात है जब साइंसदानों में एक एलियन सिविलाइजेशन को खोजने की चाह अपनी इंतहा पर थी और आए दिन अमेरिका में एरिया 51 से जुड़ी यूएफओ साइटिंग्स की खबरें उठ रही थी। Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. Are there any alien remains in Area 51? और तभी कुछ साइंसदानों ने ऐसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन से जुड़े थ्रेट्स को प्रिडिक्ट और असेस करने के लिए उन्हें अलग अलग एडवांसमेंट्स के स्केल पर क्लासिफाई करना शुरू किया। इन दोनों 2 ऐसे स्केल्स काफ़ी पॉपुलर थे। पहला स्केल था इंफॉर्मेशन मास्टरी का स्केल, जिसमें कोई सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है इसकी बेसिस पर उसे A से Z ऐसे 26 लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता था। और दूसरी तरफ दूसरा स्केल था माइक्रो डायमेंशनल मास्टरी स्केल, जिसमें कोई सिविलाइजेशन छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितना एक्सट्रीम जाकर वहां के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है उसकी बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता था। जिस स्केल में सबसे लोएस्ट लेवल पर थे टाइप 1-, जो सिर्फ नेकेड आई से नजर आए, ऐसे माइक्रोस्कोपिक चीजों को ही कंट्रोल कर सकते, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर थे टाइप ओमेगा- सिविलाइजेशन, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक तक को कंट्रोल कर सकते थे। यानी कि क्लियरली ये दोनों ही स्केल्स इतनी प्रिसाइसली किसी सिविलाइजेशन को क्लासिफाई कर सकते थे कि अगर कल को कोई एलियन सिविलाइजेशन से हमारा पाला पड़ता है तो हम एक्यूरेटली अंदाजा लगा सकते थे कि वो हमारे लिए किस लेवल का खतरा है, अगर है भी तो। लेकिन एक मिनट जरा यहाँ पे रुकना। इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले अपना खुद का स्कोर भी तो पता होना चाहिए। एंड वेल, हियर इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों स्केल्स पर हम जैसे ही इंसानों को प्लॉट करते हैं, सडनली इंफॉर्मेशन के स्केल पर हम इंसान लेवल P पर आते हैं, जो कि एक कंसिडरेबली एडवांस लेवल है। बट ऑन द अदर हैंड, माइक्रो डायमेंशनल स्केल पर हम आज 70 साल की एडवांसमेंट के बाद भी सिर्फ टाइप 5- के लेवल पर ही लैंड होते हैं, विच इज वे टू फॉर फ्रॉम द टाइप ओमेगा। सो ओवरऑल कहने का मतलब बस इतना है कि इन दोनों स्केल्स का अल्ट्रा स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर एलियन को क्लासिफाई करना ही इन स्केल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई।
और ज़रूरत पड़ गई एक यूनिवर्सल स्केल की जो कि सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सके और एक ही स्केल में ये बता सके कि वो सिविलाइजेशन कौन से लेवल पर फॉल होती है, ताकि ऐसे पैराडॉक्सेस ना क्रिएट हों कि एक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन दिख रहा हो और दूसरे स्केल पर नॉट सो एडवांस्ड सिविलाइजेशन। और यहीं पर दस्तक दी टाइप 7 सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने कि ऐसा भी एक सिविलाइजेशन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, वो हम जानेंगे कैसे। एक्चुअली इन दिनों साइंटिस्ट इस बात पर दिमाग खपा रहे थे कि वो कौन सा यूनिवर्सल स्केल हो सकता है जो प्रिसाइज भी है बट एट द सेम टाइम लॉजिकल एबनॉर्मलिटीज ना क्रिएट करे। और एग्जैक्टली इसी थॉट पर बिल्ड करते हुए साल 1964 में एस्ट्रोफिजिशिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने पिछले 2 स्केल्स में कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, एनर्जी कंजम्पशन। कार्दाशेव ने सोचा कि चाहे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को कंट्रोल करना हो, आप जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा तरक्की करोगे, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। एनर्जी बिकम दैट यूनिफाइंग स्केल। और इसी सोच के साथ कार्दाशेव ने एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पर एक कम्प्लीटली नए स्केल को इजाद कर दिया, कॉल्ड द कार्दाशेव स्केल। इस नए स्केल में इनिशियली उन्होंने टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसे 3 लेवल्स में सारे सिविलाइजेशंस को क्लासिफाई किया। बट लेटर यह आइडिया बाकी के साइंसदानों को इतना यूजफुल लगा कि इवेंचुअली उन्होंने इसमें टाइप 4 से लेकर टाइप 7 ऐसे और 4 लेवल्स को ऐड कर दिया। और फाइनली एक ऐसा स्केल इजाद हुआ जो एक हाईली एडवांस्ड क्रिएचर के एग्जिस्टेंस को भी लॉजिकली जस्टिफाई कर सकता था। अब इस पूरे नए स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट वन, वो ये कि स्केल ने लिटरली हमें हमारी औकात दिखा दी। एक आईने की तरह हमें साफ दिखा दिया कि हम एक काफ़ी टेक्नोलॉजिकली गैर तरक्की याफ्ता क्रिएचर्स हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि टाइप 7 सिविलाइजेशन तो छोड़ो कि हम फ्यूचर में कभी इतने भी एडवांस हो पाएंगे कि एक टाइप 3 सिविलाइजेशन जैसे कंपैरेटिवली सिंपल सिविलाइजेशन को भी डिटेक्ट कर पाएं। क्या हम इतने एडवांस भी कर पाएंगे और क्या हम तब तक जिंदा भी रहेंगे? देखो, एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सैगन ने हम कितनी एनर्जी यूज़ करते हैं इससे जब कैलकुलेट किया था तब उन्हें पता चला कि करंटली हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे। हम 0.73 के लेवल पर हैं और सिर्फ टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें और 200 से 300 सालों का टाइम लगने वाला है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइप 1 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां पर हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अपने होम प्लेनेट की ऑलमोस्ट 100% एनर्जी को निचोड़ने के काबिल बन जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें अपने इसी हाई टेक हाईली एडवांस लाइफस्टाइल को फर्दर सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो फिर हम सन जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ने लगेंगे और इससे एनर्जी निचोड़ने लगेंगे, विच विल ब्रिंग अस क्लोजर टू अ टाइप 2 सिविलाइजेशन। यहाँ पर हम बेसिकली अपने होस्ट स्टार, जो कि हमारे केस में सूरज है, सन, इसे डायसन स्फीयर जैसे इंजीनियरिंग मार्वल से कवर कर लेंगे, जो अपने सोलर पैनल से बने रिंग से हमारे सूरज की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ज़मीन तक पहुंचाएगा। लिटरली इसका मतलब सूरज की सारी एनर्जी निचोड़ना होगा और इस एनर्जी से इवेंचुअली ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ऐसे करके हम दूसरे सोलर सिस्टम्स के सन्स को भी निचोड़ने लगेंगे थ्रू डायसन स्फीयर्स, और अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को इस कदर कैटलाइज करेंगे कि धीरे धीरे हम पूरी गैलेक्सी पर ही कब्जा करने लगेंगे और मिल्की वे का हर स्टार डायसन स्फीयर से कवर दिखने लगेगा। और ऐसा करते ही हम बन जाएंगे अ टाइप 3 सिविलाइजेशन। बाय द वे, डायसन स्फीयर पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है जो कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब थोड़ा सा सपना देखना बंद करते हैं और आ जाते हैं ज़मीन की सरफेस पर। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, फिलहाल ना तो हम सन की पूरी एनर्जी यूज़ करने के काबिल हुए हैं और ना ही ज़मीन पर गिर रहे सूरज के हर किरणों की, एंड नॉट इवन ज़मीन की। जब हम अब तक अपनी ज़मीन की टोटल एनर्जी यूज़ करने में इनकेपेबल हैं तो हम किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को क्या ही डिटेक्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आखिर हमारे साइंसदानों ने टाइप 7 सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का आइडिया पैदा ही क्यों किया? जब हमने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो वी फाउंड आउट यह आइडिया ओरिजिनली शायद कार्दाशेव को ही आ गया होता अगर अपने ज़माने में उन्होंने भी यूनिवर्स की ऐसी तस्वीरें देखी होती जो एडविन हबल जैसे मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने देखी थी। दरअसल कार्दाशेव ने सिर्फ 3 ही लेवल्स के सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट होने का दावा इसीलिए किया क्योंकि उस दौरान हमें मिल्की वे के बाहर के यूनिवर्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल ने मॉडर्न टेलीस्कोप के जरिए नई गैलेक्सीज की खोज की, साइंटिस्ट फिर उस स्केल में और एक्स्ट्रा सिविलाइजेशनल लेवल्स को ऐड करने की दौड़ में लग गए जो गैलेक्सी से भी बड़ी चीज़ों से एनर्जी निचोड़ने के काबिल थे।
ऐसे में उन्होंने 4 और लेवल्स के सिविलाइजेशंस को इस स्केल में ऐड किया। अब ये 4 सिविलाइजेशंस कौन थे और उनकी ताकतें क्या थी? तो देखो, जैसे हमने जाना था, टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील होते ही इंसान गैलेक्सी के सभी स्टार्स पर कब्जा कर लेंगे, पर इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी कंजम्पशन और बढ़ जाएगा और गैलेक्सी के सभी स्टार्स भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अब हम स्टार से भी ज़्यादा एनर्जेटिक इवेंट्स जैसे सुपरनोवा, गैमा रे बर्स्ट एक्सप्लोजन्स, इनसे एनर्जी निचोड़ने लगेंगे, जो कि पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएटिंग इवेंट्स होते हैं। इस लेवल में हम अपनी एनर्जी की नीड्स के हिसाब से स्टार्स तक को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। इस मैसिव एनर्जी पर राज करते हुए और इसे यूटिलाइज करते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी को उस लेवल पर बढ़ा देंगे कि हम टाइप 4 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। अब ऐसे में भी आपको लगे कि यूनिवर्स में अब और बचा ही क्या है, जितनी भी एनर्जी थी टाइप 4 सिविलाइजेशन ने सब कुछ निचोड़ ली है। वी हैव रीच्ड अवर फाइनल गोल, राइट? वेल, नॉट रियली। इन दिनों साइंटिफिक कम्युनिटी में स्ट्रिंग थ्योरी जैसी कई मॉडर्न थ्योरीज बनना शुरू हो गई थी, जो मल्टीवर्स और मल्टीपल डायमेंशंस के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। सो साइंसदानों ने सोचा, व्हाट इफ कुछ ऐसे सिविलाइजेशन हों जो हमारे खुद के यूनिवर्सल रिल्म के बाहर रहते हों, एंड प्रोबेबली इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे, पर इनकी हम पर नजर है। और इसी थॉट के साथ टाइप 5 सिविलाइजेशनल लेवल का क्रिएशन हुआ। इस लेवल पर हम लिटरली पूरे के पूरे गैलेक्सीज को निचोड़ने लगेंगे और फाइनली ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो हमें पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल करा सके, लाइक डीसी के फ्लैश की तरह, जो इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स के जरिए पैरेलल यूनिवर्सेस में जंप कर पाता है। दिस इटसेल्फ इज माइंड ब्लोइंग, राइट? जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जो अपने खुद के यूनिवर्स की सारी एनर्जी निचोड़ चुकी है और वो पोर्टल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे हैं एट देयर कन्वीनियंस, और इन हिडन डायमेंशंस में से वो सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा कर पाने की ताकत से ही एक सिविलाइजेशन लेबल ऑफिशियली हो जाएगी टाइप 6 सिविलाइजेशन, यानी कि इस लेवल पर आने के बाद दैट सिविलाइजेशन वुड हैव इंटायर कंट्रोल ऑफ ऑल द कॉस्मोस थ्रू आउट। जस्ट सिर्फ एक चीज का कंट्रोल उनके पास अब तक नहीं आया होगा, एंड दैट इज फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट जाकर मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की ताकत। तो टाइप 6 सिविलाइजेशन इंस्टेड एक टाइप 7 सिविलाइजेशन कहलाने लगेगी, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक टाइप 7 सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशनल पावर नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल पावर होगा। वो एक इंडिविजुअल माइंड वाला बीइंग होगा जिसके अंदर पूरे ओमनीवर्स के सारे थॉट्स, सारा इंफॉर्मेशन और सारे टाइम लाइन्स ट्रांसेंड हो चुके होंगे, यानी कि पूरे ओमनीवर्स में जो भी कॉन्शियसनेस होगा वो सब कुछ एक सुपर बीइंग के माइंड में ट्रांसेंड हो जाएगा। वो बीइंग ओमनीपोटेंट यानी ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद, और ओमनीशिएंट यानी उसको हर चीज का नॉलेज है। वो एक ऐसी सुपर बीइंग में तब्दील हो जाएगा। अब क्यूरियस माइंड्स, यहाँ पर आता है एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या सबूत है कि एक टाइप 7 सिविलाइजेशन का बीइंग आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है और हम इसके पार्ट ऑलरेडी नहीं हैं? वेल, क्या सबूत है कि हम इंसान, हमारी ज़मीन या हमारा पूरा यूनिवर्स एक जॉइंट बीइंग का महज एक हिस्सा नहीं है? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अनअवॉइडेबल क्वेश्चन एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो, क्या हम वाकई में किसी इतने ह्यूज क्रिएचर के अंदर रहते हुए उसके एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के एंड इवन अकॉर्डिंग टू मी इसके चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हैं। इस चीज़ को हम एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। लाइक आज से 500 मिलियन साल पहले जब ये स्पॉन्ज ज़मीन पर आया था तो वो लगभग सभी लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इन पोर्स के ज़रिए ही करता था। लेकिन जैसे ही इनके सेल्स ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करना शुरू किया, इन सेल्स ने अपने आप को इवॉल्व करके ग्रुप में बांट लिया और धीरे धीरे सेल्स ऐसे ऑर्गन्स में तब्दील हुए जिन्हें बॉडी में अलग अलग रोल्स मिलने लग गए। लाइक हार्ट सेल सर्कुलेशन करने लगे या स्पर्म सेल्स और एग रिप्रोडक्शन करने लगे। इससे हुआ ये कि ओवरऑल स्पॉन्ज की बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हो सकी लाइक ह्यूमंस, जिसकी वजह से हमें कई एक्स्ट्रा पावर्स जैसे कि मूवमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स और सेंसरी ऑर्गन्स मिलने लग गए। और याद रहे, एवरीथिंग आई एम एक्सप्लेनिंग हियर इज कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू साइंस। Religion has nothing to do with this perspective. I am only describing the scientific point of view. यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी के सेल्स कंज्यूम करते रहेंगे उतना ज़्यादा पावर इस बॉडी को मिलता रहेगा। और एग्जैक्टली यही टाइप 7 सिविलाइजेशन के साथ भी हो रहा हो सकता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हम और बाकी के सिविलाइजेशंस कंज्यूम करके एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही टाइप 7 सिविलाइजेशन एक्चुअली में
पावरफुल बनते जा रहा है। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट टाइप 7 को ताकत दे रहा है और इसी ताकत से वो अपने आप को इनविजिबल और इनविंसिबल रख पा रहे हैं। एंड नाउ आई नो दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट बट दिस इज़ एंटायरली पॉसिबल। और हाँ, डायसन स्फीयर के ज़रिए या फिर सोलर पैनल से बने रिंग्स के ज़रिए जो मैंने सन और दूसरे स्टार्स की एनर्जी निचोड़ने की बात की थी, उस डायसन स्फीयर को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी हाउ ह्यूमंस माइट वन डे हार्नेस द पावर ऑफ एन एंटायर स्टार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।